नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज उमंग स्टडी आपके सामने प्रेजेंट कर रही है कि बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही खास इंटरव्यू हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर अमरीश यादव सर, जिनके बारे में मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ, फिर ये खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगे आप सभी के सामने। इन्होंने 3 एग्जाम्स क्रैक करके रखे हैं। फर्स्ट इनका एग्जाम है यूपी टेट प्राइमरी एंड जूनियर लेवल, सेकेंड है सीटेट प्राइमरी एंड जूनियर लेवल एंड थर्ड है सुपर टेट 2017 एंड 2018। तो मैं पूरे उमंग स्टडी परिवार की तरफ से अमरीश यादव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़े हैं ताकि आपको कुछ जानकारी मिल सके। तो अमरीश यादव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें हमारे उमंग स्टडी के सब्सक्राइबर्स को। थैंक यू सनोज। तो मेरा नाम अमरीश है। मैं जो है अभी प्रेजेंट टाइम में एक बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में टीचर हूँ। और जो मैंने एग्जाम्स क्रैक करके रखे हुए हैं वो है सीटेट प्राइमरी एंड जूनियर लेवल्स, उसके बाद यूपी टेट प्राइमरी एंड जूनियर लेवल, और जिसको जो मेन एग्जाम हमारा होता है सुपर टेट, जिसको क्रैक करने के बाद ही जो है उत्तर प्रदेश में टीचर्स की भर्ती होती है। ठीक है। तो अभी मैं सनोज सर के साथ जो है कुछ दिन पहले बातचीत हो रही थी, तो इन्होंने बोला कि आप टीचर बने हैं तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे जो है क्या चीजें आपने क्वालिफाई की, क्या पढ़ाई की, इन सब चीजों के बारे में इन्होंने पूछा। उसके बाद हम लोग जो है इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारा अमरीश यादव सर, वो सबसे पहला सवाल यही है कि जब बात आती है जनरल कंपटीशन की, तो अक्सर हमारे सोसाइटी में ऐसा देखने को मिलता है कि जनरल कंपटीशन वर्ड सुनते ही लोगों के मन में रेलवे, बैंकिंग, एसएससी ही आती है। उनके मन में टीचर आता है, जबकि टीचर एक अच्छी जॉब है, अच्छी वर्क प्रोफाइल है, अच्छा मतलब सोसाइटी में हमारा रिस्पेक्ट है। तो आखिर ऐसा क्यों, इसके पीछे का क्या कारण है? एक्चुअली जो जनरल कंपटीशन है वो एक मल्टी डायमेंशनल है। यहाँ पे जो है रास्ते आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन अब जब आप शुरुआत करते हैं एक टीचर बनने की, ठीक है, तो आप यूनिडायरेक्शनल हो जाते हैं। आपको सिर्फ जो है फिर वही दिखता है कि हमको टीचर बनना है। बट जो जनरल कंपटीशन है वहां पे लोगों को लगता है कि हम दुनिया को ज्यादा एक्सप्लोर कर सकेंगे और दुनिया में जो है ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर सकेंगे। बट यहाँ पे भी आपको ग्राउंड लेवल पे वर्क करने को मिलता है। आप जब गांव में जाएंगे तो वहां की जमीनी हकीकत को समझ सकेंगे कि बच्चों की पढ़ाई कितना ज्यादा जरूरी है और हमारा देश जो है अभी क्यों पिछड़ा हुआ है। नहीं तो बहुत सारी जॉब्स हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं, बट यहाँ पे जब आप बेसिकली एक प्राइमरी टीचर बनते हैं और एक गांव में जाकर के आपको वर्क करना पड़ता है, स्लम्स में जाके बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, वहां पे जागरूकता फैलानी पड़ती है कि भाई चलिए आप लोग स्कूल चलिए, क्योंकि बच्चों के पास जो है बहुत सारे काम होते हैं। उनके माँ बाप कहीं उनको बकरी चराने के लिए भेज देते हैं, तो कहीं जो है गेहूं के खेत में बाली बीनने के लिए भेज देते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिससे उनको जो है स्कूल आने का मौका ही नहीं मिल पाता है और वो जो है वहीं पे अटके हुए रह जाते हैं। एंड सेकेंड थिंग, मैं कंपटीशन के बारे में भी बात करना चाहूंगा कि क्या इसका एक रीजन कंपटीशन भी है? क्या इधर जो टीचर लेवल पे जो भी जॉब्स आते हैं या जो भी वैकेंसीज आती हैं, क्या ये रेगुलर आती है टाइम टू टाइम? और रेगुलर आती है तो क्या ये प्रॉपर टाइम से कंप्लीट होती है? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करेंगे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी की, तो बैंकिंग की तो चीजें टाइम से कंप्लीट होती हैं, लेकिन रेलवे की चीजें कभी कभी टाइम पे कंप्लीट नहीं होती। तो ये भी एक रीजन होता है, लोग किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो इधर का क्या मतलब, टीचिंग लाइन का क्या मतलब प्रोसीजर है? जो भी वैकेंसीज आती है तो क्या वो प्रॉपर टाइम से कंप्लीट होती है? और कंपटीशन किस लेवल का है? क्या जिस लेवल का कंपटीशन इधर जनरल कंपटीशन में रेलवे, बैंकिंग, एसएससी की, सेम लेवल का कंपटीशन इधर टीचिंग के लाइन में भी है? या फिर आपको लगता है कि टीचिंग में कंपटीशन थोड़ा आसान है, या फिर टीचिंग में लगता है कि नहीं टीचिंग में इधर जनरल कंपटीशन से और भी ज्यादा कंपटीशन टफ है? इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन होगा? देखिए, जैसा सनोज भाई आप जानते ही हैं कि मतलब हर जगह पे कंपटीशन कंपटीशन की कोई कमी नहीं है। बट बात जो होती है, और चूंकि हमारे यहाँ जो एग्जाम्स होते हैं या जो है कंपटीशन के लिए जो एग्जाम क्रिएट किए हो जाते हैं ना, वो जो है इलेक्शन के टाइम ही जो है ज्यादातर जॉब्स आती है। ठीक है। तो
जो टीचिंग वाली जॉब है और जो जनरल कंपटीशन है, दोनों में बेसिकली अंतर यही है कि टीचिंग वाली जॉब जो है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे यहाँ से क्या बोलते हैं, बीटेक करके आए हुए हैं, वो भी आजकल जो है इसमें कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुराने समय में हमारे यहाँ कहावत हुआ करती थी, ऐस मास्टरी, कैस डॉक्टरी, झगड़ा झंझट कंडक्टरी, ठीक है? तो जो जनरल कंपटीशन से है, वो जो है क्या बनते हैं, रेलवे में बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारा जो है वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है जाननी पड़ती हैं। और यहाँ पे आपको जो शुरू से आप जब भी टीचर का एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई करने के लिए सोच लेते हैं, तब से जो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, वही चीज़ें जो है आपको पूछी जानी होती हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पे एक जब यूनिडायमेंशनल और यूनिडायरेक्शनल हो जाते हैं आप, तो एक ही दिशा में सोचते हैं। और वहाँ पे जो बच्चा जो है रेलवे की तैयारी कर रहा है, वो बैंकिंग की भी सोचता है कर लूँ, और वो सोचता है कि हम जो है एसएससी भी दे लें, फिर सोचता है स्टेट वाली एसएससी भी दे लें, फिर जो है वो सोचता है पीएससी भी दे लें। तो वहाँ पे उसका दिमाग जो है ना, वो बँट जाता है। और जबकि ये टीचिंग वाली जॉब में है कि भाई हमको हमारे ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये फिक्स्ड हैं, इनका सिलेबस भी हमारे पास फिक्स है और हमको सिर्फ इसी पे वर्क करना है। बट वहाँ पे जीएस का पोर्शन इतना ज़्यादा, उसके बाद फिर करंट अफेयर्स को भी मिला देते हैं, फिर मैथ्स भी मिलाएँ, इंग्लिश भी मिलाएँ, ठीक है? रीज़निंग भी आती है, तो वहाँ पे बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। बट यहाँ पे जो है कुछ खास चीज़ें, अगर आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है, तो आपको 5 सब्जेक्ट्स जो है एकदम अच्छे से आने चाहिए। उसके सिलेबस जो है फिक्स है और उसमें जो है क्वेश्चंस जो होते हैं ना, रिपीट होते हैं। अगर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, तो सेम क्वेश्चन रहेगा, उसके ऑप्शंस चेंज कर देते हैं। बट जो है यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बना नहीं सक रहे हैं, ठीक है? चूँकि सिलेबस क्या है? फिक्स है। और वहाँ पे सिलेबस जो है फिक्स तो है, बट जो जीएस का क्राइटेरिया है, वो बहुत ज़्यादा है, एकदम मतलब सागर है समझ लीजिए। इसलिए बच्चे जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं क्योंकि कभी-कभी जनरल कॉम्पिटिशन वाले। नेक्स्ट मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आपका जो इंटरेस्ट आया टीचिंग की तरफ, वो किस कारण से का? क्या आपकी फैमिली में पहले से कोई टीचिंग में थे तो आपने डिसाइड करके रखा था कि नहीं मैं टीचिंग में ही जाऊंगा? बेसिकली आपका इंटरेस्ट का कारण क्या रहा? आप क्यों आए इस लाइन में? देखिए चूँकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी था, बट फैमिली बैकग्राउंड उतना ज़्यादा मेरे लिए मैटर नहीं करता है, ठीक है? मैं एक चूँकि इस चीज़ को देख रहा था, खुद फ़ील कर रहा था कि भाई देखिए, अभी जो है अगर मैं जो है या तो बहुत अच्छी पोस्ट पे पाऊँ और फील्ड वर्क जिसमें मिले, या तो मैं पीएससी क्रैक करूँ, तब जो है मुझे फील्ड वर्क मिलेगा। और अगर छोटे लेवल पे मुझे जो है कुछ बच्चों से मुझे एक तो पहले से ही बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, ठीक है? तो अगर मुझे फील्ड में जा कर के बच्चों के साथ कुछ करना है और उनको कुछ देना है और मिनिमम उस पे, ठीक है, एक ऑथेंटिकेटेड रूप में हम दे सकते हैं, तो वो यही जॉब है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए जो है मिलने वाली हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपको प्यार करने लगते हैं, अगर आप उनको अच्छे से जो है पढ़ाएँगे, अच्छे से ट्रीट करेंगे, उनको जो है मारेंगे, डाँटेंगे नहीं, ठीक है? प्यार से उनको चीज़ों को बताएँगे, जो हमारी शिक्षा नीतियाँ हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार, दुलार और अपनी आत्म संतुष्टि मिलती है कि हाँ, हमने किसी गरीब बच्चे को पढ़ाया, हमने जो है किसी को जो है ऐसे को ज्ञान दिया है, जिसको जो है ज्ञान देने वाला कोई नहीं है, जिसको समझाने वाला कोई नहीं है, उसको मैंने दिया है, ठीक है? तो ये जो इंटरनल फीलिंग और इंटरनल सैटिस्फैक्शन आता है, वो आपको इस जॉब में पूरा भरपूर मिलने वाला है। नेक्स्ट मैं आपसे आपका जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आप अपना एक जर्नी बताएं कि आपका जर्नी कैसा रहा, मतलब आपने मैट्रिक कब करी, कहाँ से करी, फिर कैसे कैसे यहाँ तक आपका जर्नी जो रहा, उसको मैं चाहूंगा थोड़ा सा बताएं ताकि स्टूडेंट लोग आपसे कनेक्ट कर सके कि आपको कितना ज्यादा टाइम लगा है इस देखिए, इसका प्रोसेस जो है ना बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें इस कॉम्पिटिशन में जो मार्क्स जुड़ते हैं, आपके जो है हाई स्कूल लेवल से लेकर के हाई स्कूल के मार्क्स भी जुड़ते हैं, इंटर के मार्क्स भी जुड़ते हैं, ग्रेजुएशन के मार्क्स भी जुड़ते हैं। उसके बाद जो हम लोग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या जो है डिप्लोमा करते हैं, बीटीसी, डीएलएड या बीएड, व्हाटएवर वी नो,
तो इन सब के मार्क्स जुड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एग्जाम होता है सीटेट और यूपीटेट, ये चीज क्वालिफाइंग होती है। बाकी जो सुपर टेट होता है उसके भी मार्क्स जुड़ते हैं। तो आपको समझ लीजिए कि इतना पीछे से जो है आपको एकदम अच्छे से बन के आना पड़ेगा, तभी आप इस कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। ठीक है। तो हमने जो है क्या कहते हैं बीटीसी या डीएलएड कंप्लीट किया। उसके बाद आपने तभी से मैं तैयार। मैट्रिक कब किया और कहाँ से किया? हाँ, मैट्रिक मैंने 2010 में जो है यूपी बोर्ड से ही किया। उसके बाद 2012 में मैंने जो है इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। फिर जो है मैंने बीएससी किया था। बीएससी जैसे ही SSC मेरा वाला? कंप्लीट हुआ, बीएससी 2015 में 3 ईयर कोर्स होता है। तो उसके बाद फिर मैंने 2 ईयर का डिप्लोमा किया, जो बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा है। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जो है ये कंपटीशन देने शुरू कर दिए यूपी टेट और सी टेट के लिए। अच्छा, यहाँ पे कभी कुछ लोगों को लगेगा कि ये टेट टेट क्या हो रहा है। तो टेट का फुल फॉर्म होता है टीईटी, अर्थात टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। अर्थात आपको शिक्षक बनने के लिए, पात्र होने के लिए एक एग्जाम क्वालिफाई होना होता है, जिसका नेचर क्वालिफाइंग नेचर होता है। उसमें आपके स्कोरिंग नहीं होता है। तो उसको जो है पास करना होता है। उसके बाद फिर अगर यूपी में अभी ये लागू हो गया कि सुपर टेट, ठीक है, उसका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। उसका एग्जाम जो है वो स्कोरिंग होता है। उसके मार्क्स आपके जो है कंपटीशन मतलब मेरिट लिस्ट जब बनती है तो उसमें जुड़ते हुए। बेसिकली मतलब आपने 2015 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके बाद आपने उसके मास्टर्स बाद नहीं किया? नहीं, मास्टर्स मैंने नहीं किया। फिर जो है मैंने 2 साल का जो है डिप्लोमा किया। ठीक है। 2017 में जो कि पूरा होता है, और 2017 में ही हमारे लिए जो है यूपी टेट और सी टेट का एग्जाम आ गया था। उसको मैंने क्रैक किया और 2018 में हमको जॉब मिल गई। बहुत अच्छा। अब हम लोग थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में, कि आपका जिस एग्जाम्स को क्रैक करके आपको ये जो जॉब मिली है, उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेकर के आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या थी, किस स्ट्रेटजी के साथ आप तैयारी कर रहे थे, और मतलब कि जैसे कि क्या आपकी प्लानिंग क्या थी? देखिए, इस एग्जाम को, इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए बेसिकली 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। सबसे पहला है सिलेबस, जो कि हर एग्जाम में करता है। ठीक है। और दूसरी जो चीज होती है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो सिलेबस से आप जो है बंधे हुए रहते हैं कि हमको जो है कि इसकी बाउंड्री से बाहर होके नहीं जाना है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो एग्जाम के नेचर को डिसाइड करते हैं। ये मैं टीचर स्पेशल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जनरल कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी ये चीजें होती हैं कि आप सिलेबस की बाउंड्री में बंद करके और उस एग्जाम के नेचर को आप पहचानिए, और वहां देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उस टाइप के क्वेश्चंस को ही हमको जो है पढ़ना है, उन्हीं पे फोकस करना है। और ये होता है ना, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें सिर्फ एक सही रहता है, लेकिन बाकी 4 भी हमारे काम के होते हैं। ये चीज बच्चों को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि आपने जो तैयारियां करी वो आपने कैसे करी, सेल्फ स्टडी करी या फिर आपने कोचिंग्स लिया या फिर ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडी, या फिर बुक्स के हेल्प से करी, वो कैसे करी? मेरे समय में उतना ज्यादा यूट्यूब का चलन भी नहीं हुआ करता था। तो बट फिर भी मैंने जो है ये, जैसे मैंने बताया कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने टॉपिक्स और बुक्स जो है डिसाइड की थी, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता तो वहां पे जो टॉपिक्स हमको ज्यादा टाइम दिखते थे उनको जो है मैं अपनी बुक से पढ़ता था, और उसके जो है नोट्स प्रिपेयर करके या जैसे भी जो है करके पढ़ता था। ठीक है। उसके बाद बताइए कि आपका सिलेक्शन के बाद के लाइफस्टाइल की भी थोड़ा बात करें, क्योंकि वो भी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर दिए कि वो सब तो चलिए ठीक है, आप एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद आपकी बाबू वाली हैसियत है कि नहीं, तो वो बताइए कि जॉब लगने के बाद की आपकी वर्क प्रोफाइल या फिर आपकी लाइफस्टाइल जो है वो कैसी है? नहीं, फिर से आप क्वेश्चन। बेसिकली जॉब पाने के बाद जो है लाइफ चेंज हो ही जाती है, क्योंकि जो टीचर्स की जॉब होती है इसमें बहुत ज्यादा आपको, बहुत ज्यादा तो वर्क नहीं होता है, बट बच्चों के साथ आपको इंजॉयमेंट फुल करना होता है। उनको जो है इंजॉयमेंट के द्वारा जो है सिखाना होता है।
ठीक। और इसमें सुबह आप जो है अपने स्कूल टाइम पे निकलिए और स्कूल टाइम से आइए। अगर आप बच्चों को जो है ज्यादा हेल्प की जरूरत है तो आप स्कूल में थोड़ी देर जो है रुक करके उनकी हेल्प कर दीजिए। और आपको बहुत ज्यादा जो है इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने में आपको कभी भी हेजिटेशन भी नहीं होगा और आपके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड भी नहीं होगा। बट कभी कभी जैसे एग्जाम्स आ जाते हैं तो वहां पे जो है कॉपी चेक करना हुआ, ये चीजें हुई, तो ये चीजें भी जो है नॉर्मली आपको जो है हो जाएंगी। तो ये हमारा वर्क प्रोफाइल है कि हम सुबह जाते हैं, बच्चों को जो है प्रेयर करवा के वहां पे बच्चों को बिठा उठा के आराम से उनको पढ़ाते लिखाते हैं, उनके साथ फुल एंजॉयमेंट मैं भी करता हूँ, बच्चे भी करते हैं, और खूब सारा चीजें जो है बहुत सारी एक्टिविटीज के द्वारा वो लोग सीखते हैं। जैसे कि आपने कहा कि एक्स्ट्रा वर्कलोड, उसके ऊपर मैं आपसे थोड़ा सा जानकारी चाहूंगा। अभी जैसे कि हम लोग जनरली अखबार में भी पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज होती है, जितनी भी वर्क होता है, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे उसकी सारी जिम्मेदारियां टीचर को ही दे दी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मैक्सिमम रीच होता है सबसे कोने तक, पूरे देश के कोने तक, वो टीचर्स के थ्रू ही होता है। क्योंकि देश के सबसे उस कोने की बात करें, वहां कुछ हो चाहे ना हो, एक पोस्ट ऑफिस और एक स्कूल आपको जरूर मिलेगी। तो पोस्ट ऑफिस के पास तो मैन पावर नहीं होती, लेकिन स्कूल के पास तो मैन पावर होती है। तो क्या इसके हाँ, कारण आप लोगों को कुछ परेशानियां आती है या फिर कुछ एक्स्ट्रा बर्डन आता है? इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, गवर्नमेंट को ऐसा करने का रीजन ये है क्योंकि जो एक टीचर होता है वो स्कूल तक ही सीमित नहीं होता है, उसके साथ बच्चे जुड़े हुए होते हैं और उन बच्चों के साथ में जुड़े हुए होते हैं उनके गार्जियंस। ठीक है। और वो जानते हैं कि ये अगर टीचर है तो ये हमारे बच्चों को जैसे अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वैसे हमारे भले के लिए ही हमेशा काम करेंगे। और ये ना हमारे बच्चों का बुरा चाहेंगे और ना ही हमारा बुरा चाहेंगे। तो सरकार इस बात को जानती है, इसलिए जो है उनको मतलब पब्लिक को अगर समझाना है तो हम लोगों के द्वारा वो काम लेते हैं। जैसे क्या कि जैसे सेंसस हो गया, जनगणना हो गया, ये काम भी हम ही लोगों को करना पड़ता है। इलेक्शन ड्यूटी हो गई, वहां भी हम लोगों को ही जाना पड़ता है, क्योंकि हम जो टीचर्स होते हैं इनका जो सोसाइटी है एक पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी होती है, और इन लोगों को जानकारी भी होती है, जागरूकता भी इनके अंदर होती है। तो इसलिए सरकार इन लोगों के माध्यम से ही अपने सारे काम जो है करवाना चाहती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपको मिलने वाले फैसिलिटीज की। तो इस पर्टिकुलर पोस्ट पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है? फैसिलिटीज में जो है अभी जो यूपी में एक बेसिक एजुकेशन टीचर जो होता है, वो जब ज्वाइन करता है तो उसका ग्रेड पे जो है 4200 का ग्रेड पे होता है। ठीक है। और उसकी हर चीज जो अलाउंस है वो सब मिला करके अभी हाल ही में जिन लोगों की भर्ती हुई है उनको फर्स्ट सैलरी जो मिली है वो 42,671 रुपए की सैलरी मिली हुई है, सारी चीजें जोड़ के। ठीक है। तो इसलिए जो है अ, और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जैसे हम लोग मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है हमारे साथ हमको दिया जाए, और क्या कहते हैं वो दिया जाए, मेडिकल फैसिलिटीज दिया जाए। ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों की डिमांड्स हैं। बट सरकार जो है कहती है कि आप लोगों को हम इतना जो है सैलरी दे रहे हैं, आप लोग अपना सारा काम खुद से करिए। मतलब सैलरी के मामले में एक हैंडसम सैलरी है, उसमें कोई वो नहीं हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसको उसके लिए बिल्कुल हम लोग जो है वो नहीं कर सकते हैं। चलिए, मतलब कि जर्नी के रिगार्डिंग लगभग सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके बारे में अभी आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अमरीश सर भी रहेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए, नहीं तो मैं खुद भी आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट हम लोग जानना चाहेंगे कि उमंग स्टडी पे आपका प्लान क्या है? आप उमंग स्टडी पे जो भी स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू को देखने के बाद, हो सकता है कि वो अभी क्लास 10 में हो, क्लास 8 में हो, अब वो इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं मुझे भी अमरीश मतलब यादव सर की जिस पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं मुझे भी उस पोस्ट के काबिल बनना है, तो आप उनके लिए आप क्या करने वाले हो? देखिए, उमंग स्टडी जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसकी जो है जो रीचेबिलिटी है वो देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक। तो मैं जो है चाह रहा था कि अभी हमने जैसे जो जर्नी यहाँ पे जो जर्नी पास आउट करके हम यहाँ पहुंचे हुए हैं, उसी जर्नी के माध्यम से हम बच्चों को जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि जो है ग्रेजुएशन के बाद हमको भी टीचिंग लाइन पे जाना है,
ठीक। तो उनके लिए जो है 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है या बीएड का कोर्स होता है। वो करने के बाद कुछ लोग जो है चाहते हैं कि हम जो है टीचर्स बने, लेकिन उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, और खास करके हिंदी मीडियम के बच्चों को तो बिल्कुल भी जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती है कभी-कभी। तो हमने जो-जो एग्जाम्स क्रैक किए हैं, सीटेट, यूपेट, यूपी टेट और सुपर टेट, इन एग्जाम्स की तैयारी जो है हम जो है आपके उमंग स्टडी के माध्यम से बच्चों को करवाना चाहते हैं, और इसको जो है हम बहुत अच्छे लेवल तक जो है लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल, पूरी प्रतिबद्धता के साथ में जो है आपके साथ हम जुड़ना चाहते हैं, और इसको जो है एक अच्छा मुकाम पहुँचाना चाहते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। तो इसका जो डिटेल प्लान है वो अभी आप स्टूडेंट्स को बताने वाले हैं, या फिर इसके एक अलग से हम लोग इसका शेड्यूल आप स्टूडेंट्स को बताने वाले हैं? मैं जल्दी ही जो है आपके चैनल पे ही, उमंग स्टडी पे ही एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें इंट्रोडक्शन होगा। सबसे पहले मैं जो है सीटेट के बारे में बताऊँगा, फिर उसके सिलेबस के बारे में बताऊँगा, यूपी टेट के बारे में बताऊँगा, और फिर उसके सिलेबस के बारे में बताऊँगा। उसके बाद उसपे जो-जो टॉपिक्स हैं, जो-जो टॉपिक्स उसमें जो है एग्ज़ाम में आने वाले हैं और जहाँ से क्वेश्चन्स बनते हैं, वो चीज़ें जो है मैं एक फुल डिटेल्ड प्लान के साथ में जो है आने वाला हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच इतना सारा कीमती समय देने के लिए। और जो भी स्टूडेंट्स अमरीश यादव सर को फॉलो करना चाहते हैं, तो अमरीश यादव सर के सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनका टेलीग्राम वगैरह जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, ताकि आप लोग उनसे कनेक्टेड रहें। आप लोग कोई सवाल भी हो तो आप लोग डायरेक्टली भी उनसे पूछ सकते हैं। और होम स्टडी पर भी इनका एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जहाँ पे इनकी जो भी वीडियोस होंगी वो सेपरेट आपको एक जगह पे मिल जाएगी। तो आशा करते हैं यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसे ही नए-नए और अच्छे-अच्छे इंटरव्यूज आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली ख्याल रखें, सभी लोग खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। थैंक यू।